हेलो स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। आज पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के शुरू कैसे हुआ। कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें भी एक रिवोल्यूशन आया। मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर established and production increased। अब क्या हुआ कि शुरू के समय में जो इंडस्ट्रीज होती थी स्मॉल स्केल की होती थी, जिनको हम फैक्ट्रीज बोलते थे, जहाँ पर वर्किंग जो आवर होते थे वो कम होते थे। कि वहाँ कम आवर होने का मतलब जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट था वो कम था। धीरे धीरे वो वेस्ट बढ़ रहा था, लेकिन उसका इन्वायरमेंट पर इफेक्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज जो हैं वो फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज बनने लग गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लग गई, जहाँ पर वर्किंग आवर बढ़ा दिए गए, डबल शिफ्ट में काम होने लग गया, जिसके कारण वहाँ पर पोल्यूशन जो है, जो वेस्ट जो है वो बढ़ने लग गया। अब जब वेस्ट बढ़ने लग गया तो हमारा पोल्यूशन जो है वो दिखने लग गया। अब उसका इफेक्ट जब दिखने लगा तो हमने कहा कि जो ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, ये वो पॉल्यूशन होता है जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। और ये कहता है पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो जो लीडिंग कॉज ऑफ पॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज माना जा रहा है। अब उसमें बर्निंग कोल होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, नेचुरल गैस होती है, पेट्रोलियम है, ठीक है, और डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्रीज का सॉल्वेंट, केमिकल सॉल्वेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है अच्छे से, अनट्रीटेड गैस है, लिक्विड वेस्ट है जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया। अब आप इसमें से देखेंगे कि यहाँ पर आपने देखा कि एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, केमिकल पोल्यूशन भी हो रहा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन हो रहे हैं ड्यू टू इंडस्ट्रीज। अब ये कहता है कि जो पोल्यूशन करने वाले इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर आप पोल्यूशन को देखेंगे तो वो कहता है दो तरह से इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन आ रहा है। एक वो इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, उनका कहते हैं ग्रेट रोल है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में। अब वो आयरन है, स्टील है, फ्रॉम ओर से बनाया जा रहा है, लंबर जो है ट्री से बनाए जा रहे हैं, गैसोलाइन एंड अदर फ्यूल जो है क्रूड ऑयल से बनाया जा रहा है, स्टोन फॉर क्वेरीज बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आल्सो इमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री जो उस प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, जैसे ऑटोमोबाइल बॉडी स्टील से बना रही हैं, और फर्नीचर हमारा लंबर से बन रहा है, पेंट फ्रॉम सॉलिड एंड सॉल्वेंट से बन रहे हैं, जो एस्पार्टिक है, पेविंग फ्रॉम रॉक्स एंड ऑयल। अब कहते हैं कोजेस तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के हमने देखे कि मेन कोज तो यही है कि जब भी कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाती है तो उसको एक एग्रीमेंट होता है कि आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। अब उन रूल एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो नहीं करते तो लॉज बनाए जाते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आप पे पनिशमेंट या फाइन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन कहता है कि इफेक्टिव पॉलिसीज नहीं है या उनका पुअर इन्फोर्समेंट है, जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लॉज को बाईपास कर देती है और वो पोल्यूशन पे पोल्यूशन ऐड होता चला जाता है इन्वायरमेंट में। अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है कि ग्रोथ तो हो रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लेकिन उनके में कोई प्लानिंग नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कैसी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और जिसके कारण क्या है, पोल्यूशन चाहे वो एयर का है चाहे वो वाटर का है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब कहता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए वो क्या सोचते हैं कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब दोनों चीज़ें बढ़ने से उनका बेनिफिट कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें ताकि हमारी जो सेल है, हमारा जो प्रॉफिट है वो बना रहे। अब हमें ये पता है कि जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ओल्ड मशीनरीज हैं, वो उनकी एफिशिएंसी कम होती है, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगता है, टाइम कंजम्पशन जो है वो है, पोल्यूशन ज़्यादा करती हैं,
तो वो भी क्या है, एक तरह का पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अब कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा ली गई हैं कि ज़्यादा पैसे नहीं है, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं, और वो लोन भी ले लेते हैं गवर्नमेंट से। अब अपना बिजनेस को रन करने के लिए वो कोई भी नियम जो है वो फॉलो नहीं करते, जिसके कारण टॉक्सिसिटी टू द एनवायरनमेंट जो है वो बढ़ाते रहते हैं। अब कहता है कि जो वेस्ट है, इंडस्ट्रीज हैं तो उनका वेस्ट भी है, वेस्ट अगर इतना बढ़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, डिस्पोजल भी होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता, जिसके कारण वो पॉल्यूटेड एयर वाटर जो है करते चले जाते हैं, जिससे हेल्थ इफेक्ट जो है वो सामने आते हैं। यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लीचिंग। अब कहता है इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, वो रिसोर्सेज को लगातार यूज़ किए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। दूसरा कहता है जब भी हम कोई एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पे मिनरल हम सॉइल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर स्पिलिंग हो जाती है अर्थ के ऊपर, और वो जो स्पिलिंग हो जाती है जिसके कारण सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है। अगर लीक फ्रॉम वेसल्स कॉज ऑयल स्पिल दैट में प्रूव हार्मफुल फॉर मैराइन लाइफ। अब इफेक्ट में देखेंगे, क्योंकि हमें पता है वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ये डिफरेंट पोल्यूशन होने से क्या होता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वो ओपन ओशन और रिवर में डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो हम देखते हैं अगर उनके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस कंटेंट जाता है, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर से आता है, तो वो यूट्रिफिकेशन जैसी ब्लूमिंग जो एल्गल ब्लूम को कोज करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वहाँ के जो लैंड है वो इरिगेशन में उस पॉल्यूटेड वाटर को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, और फूड भी क्वालिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब सॉइल पोल्यूशन हो रहा है तो क्या है, उस लैंड के ऊपर आप देखेंगे लोकल वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेज आ जाएंगी, जो लोग उस सॉइल के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहते हैं। एयर पोल्यूशन में आप देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्री जो है एयर को पोल्यूट कर रही है, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इशू होती जा रही है, मेनली जो है हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। हमने देखा कि जब हैबिटेट लॉस हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोकल हमारे एनिमल्स हैं वो वहाँ से लॉस हो जाते हैं, प्लांट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाती है, और उसकी रिकवरी बहुत हार्ड होती है। अब कहते हैं कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर किसी ना किसी जो है एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जैसे ऑयल स्पिल है, फायर है, लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी थी, तो वहाँ पर कहता है कि जो प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉस होता है उसको भी रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, स्मोक है, वो रिलीज करती हैं एनटी में, जिसके कारण टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा कहता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो टॉक्सिक मेटल्स को सॉलिड वेस्ट को लैंड के ऊपर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और वहाँ पर कहता है वो मेटल जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो कंटेमिनेटेड कर देते हैं, और वो सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब कहते हैं इतने सारे वेस्ट जो हैं इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, उनको अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दें तो हमारी जो ये पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि हम उस वेस्ट को कैसे ट्रीट करें कि वो लेस टॉक्सिक हो जाए, या उसको हम रीयूज़ कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, ताकि हमारी जो वेस्ट की क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाए। अब कहते हैं इसमें फिजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, स्क्रीनिंग है, सेडिमेंटेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, फ्लोटेशन है, फिल्ट्रेशन है, बायोफिल्टर लगाते हैं। जैसे हमने देखा एयर पोल्यूशन में हमने देखा कि चिमनी के साइज़ को बढ़ा देते हैं और उसमें फ़िल्टर लगाए जाते हैं, बायोफिल्टर्स होते हैं, या हम मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्टर लगा लेते हैं जो
जो पॉल्यूटेड एयर है उसको फिल्टर कर देती है। सॉर्प्शन है जिसमें हम एब्जॉर्प्शन की टेक्निक, ठीक है, जिससे हम वेस्ट वाटर से कुछ एब्जॉर्ब कर लें केमिकल्स को, या एब्जॉर्प्शन की ऐसा कुछ हम उसके अंदर जैसे क्या बोलते हैं, कोएगुलेटर डाल देते हैं, वो क्या करता है वेस्ट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। या आयन एक्सचेंज टेक्निक का यूज़ करके हम वेस्ट में से वेस्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा जो है हम वेस्ट को फिजिकली ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे एयर और स्ट्राइपिंग है जिसमें ये कॉलम होते हैं, जिसमें हम प्लेट्स लगी होती हैं, पोरस होती हैं, और इसमें से कहता है हम ऊपर से वेस्ट वाटर डालते हैं, नीचे से हम एयर को फ्लो कर देते हैं। वो एयर जो है ऊपर की तरफ जो मूव करती है उस वेस्ट वाटर के बीच में से, तो वो क्या करती है उस वेस्ट वाटर में जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उनको बाहर निकाल देती है, और पानी जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। इस कॉलम को हम कहता है पोरस भी बना लेते हैं, जिसमें जेल लाइक कॉलम तैयार किया जाता है, और उसमें से हम वेस्ट वाटर डालते हैं और दूसरी साइड से एयर डालते हैं, तो वो वोलेटाइल सब्सटेंस को बाहर निकाल देती है। इसको हम एयर या स्टीम स्ट्राइपिंग का नाम दे देते हैं। फिर कहता है ये जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें कहता है हम लिक्विड जो हमारा हजार्डस वेस्ट है उसमें से हम सस्पेंडेड या कोलाइडल सॉलिड को अलग कर सकते हैं। इसमें कहता है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किसी सस्पेंडेड सॉलिड या जो कोलाइडल सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। फिजिकल जो प्रोसेस होता है उससे हम क्या करते हैं वेस्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाती है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या है हम जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो हमें इजी हो जाता है देना। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की यूनिट दिखाई हुई है जिसमें ये डिस्टिलेशन कॉलम है और इसमें यहाँ पर कहते हैं क्रूड ऑयल है, उसको हम जब बर्न करते हैं तो स्टीम जो है जो हमारी एयर है वो गैस जो है वो क्या बोलते हैं हीट अप हो जाती है और वो इस कॉलम को हीट कर देती है। यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन जाता है टेम्परेचर का, हाई टू लो टेम्परेचर, और हम ऊपर से वेस्ट वाटर को जब डालते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो भी एलिमेंट्स हैं जो ऑयल है वो डिफरेंट लेवल पर सेपरेट हो जाता है और डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखेंगे यहाँ पर रेजिड्यू सेपरेट आउट हुए ड्यू टू हैवीनेस के कारण, फिर फ्यूल ऑयल हुआ, फिर डीजल ऑयल हुआ, फिर केरोसिन हुआ, यहाँ पर हमारा गैसोलाइन हुआ, यहाँ पर हमारा जो लाइटर हमारे प्रोडक्ट। उसके बाद कहता है सस्टेनेबल ट्रीटमेंट एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ट्रीटमेंट की टाइप और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, कौन सी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और हम किस किस डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट को भी कंबाइन करके जो है अपने रॉ मटेरियल को रिकवर कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व हो सकें। दूसरा कहता है हम उनको जो वेस्ट बनता है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसके कारण उसको हम रीयूज़ कर सकें और जो हमारा वेस्ट है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा कहता है ये एग्जांपल देखते हैं तो जो कहता है सस्टेनेबल ट्रीटमेंट में मैकेनिकल ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट, यानी कि उस रॉ मटेरियल से हम नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिसके कारण मटेरियल की जो रिकवरी है वो सस्टेनेबल ट्रीटमेंट के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी ऑयल सेपरेटर या फ्लोटेशन के द्वारा हम ऑयल और सॉप इंडस्ट्री में अगर यूज़ करें तो वहाँ पर फैट और ग्रीस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनको यूज़ करें और रिसाइकिल द वाटर फॉर अदर वर्क, ठीक है। इस तरह से हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ को भी फॉलो कर लेते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि केमिकली हम
वेस्ट को ट्रीट करते हैं, जिसमें हार्मफुल वेस्ट को हम या तो लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देते हैं या नॉन हार्मफुल वेस्ट में कर देते हैं, और या हम उसकी मोबिलिटी को कम कर देते हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट जो है वो वाइड एरिया में पोल्यूट नहीं होता। केमिकल ट्रीटमेंट जो है should be considered before sending a untreated hazardous waste to an off-site landfill for disposal। ठीक है, इसके बारे में हमें पहले से कंसिडर करना चाहिए कि कौन सा अनट्रीटेड जो हजार्डस वेस्ट है उसको हम ऑफ साइट यानी कि इंडस्ट्री से दूर जो है लैंडफिल में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कोएगुलेशन है, फ्लोकुलेशन है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। ये डायग्राम में आपको एक कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन का ट्रीटमेंट यूनिट दिखाई हुई है, जिसमें फर्स्ट जो पिक्चर है वो दिखा रही है कि इसमें हमने एक कोएगुलेटर डाला है और उसके अंदर हमने वेस्ट वाटर डाला हुआ है और एक स्पिनर है जो उसको घुमाते हैं। जब स्पिनर को घुमाते हैं तो कोएगुलेट है और जो सॉलिड वेस्ट है वो आपस में एक दूसरे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो नीचे सेटल्ड आउट हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म पर आ जाता है, क्लियर फॉर्म में। इसकी एडवांटेज यही होती है कि वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है और रिसोर्स की रिकवरी हो जाती है फ्रॉम वेस्ट से। केमिकल ट्रीटमेंट जब हम यूज़ करते हैं, हम जो हमारा हजार्डस वेस्ट था वो नॉन हजार्डस बन जाता है और वो हम उसको केमिकली सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी केमिकली जो कंटेमिनेंट है केमिकली स्टेबल हो जाता है और वो मोबाइल नहीं रहता। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो वेस्ट पानी में था केमिकल और वो पानी के साथ लंबी दूरी तक जा सकता था, लेकिन जैसे ही हमने उसको ट्रीटमेंट दी वो एक जगह पर सेटल्ड हो गया, वाटर जो है वो चला गया, तो इसकी मोबिलिटी जो है वो कम हो गई। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। और ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है वो जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, लैंडफिल लीचेट है, कंटेमिनेटेड सॉइल है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दो तरह से हो सकता है, एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिस्पोज ऑफ डिकम्पोज हो जाता है और एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। जब वो करते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, म्युनिसिपल वाटर वेस्ट है, पेट्रोलियम कंटेमिनेटेड सॉइल एंड स्लज है, जहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत होता है वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो वर्क करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पर काम कर पाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब एनारोबिक जो सिस्टम है वो कहता है कंसनट्रेटेड जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक स्लज है, कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक ऑर्गेनिक सच एज सॉल्वेंट कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर को कर रहे हैं उनके ऊपर किया जाता है। इसमें आप देखेंगे एक लैंडफिल एरिया तैयार किया जाता है, सिंपल लैंडफिल भी बना सकते हैं कि ओपन होता है, उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाल दिया जाता है लिक्विड को, वो लिक्विड जो है वेपोरेट हो जाता है और जो सॉलिड है जो स्लज बन जाती है उसके अंदर बैक्टीरिया जो उनको डिकम्पोज कर देते हैं इन ए पर्टिकुलर लैंडफिल में। दूसरा कहते हैं इसको हम कवर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं कि जो हमारा वेस्ट है सॉलिड वेस्ट है उसको एक डंपिंग लैंडफिल में डाल दिया जाता है और ऊपर से कवर कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या करते हैं, लीच कर जाता है नीचे ग्राउंड वाटर में, और जो सॉलिड है उसमें ऑर्गेनिक जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो वर्क कर लेते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। कंट्रोलिंग, अब हमें पता है कि जब तक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तब तक हमारी इंडस्ट्रीज हैं, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, ओल्ड टेक्निक्स को छोड़ना चाहिए। हमें एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो सेफ यूज़ कर सकें टेक्नोलॉजी का और बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें ताकि वेस्ट जो है वो डिस्पोज हो सके, रॉ मटेरियल को बेटर क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकें, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकें जिसके कारण वेस्ट कम बने, रॉ मटेरियल
जो है उसका कम इस्तेमाल हो पाए, बच सकें, कंजर्व कर सकें। रिसाइकलिंग जो है वो क्या है, जो पोल्यूटेड वाटर है, वेस्ट वाटर है जो इंडस्ट्रीज से आता है, उसको हम एज पॉसिबल उसकी ट्रीटमेंट कर सकें, उसके पोल्यूटेड कंटेंट को कम कर सकें। डायरेक्टली कहता है कि हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं ऑन साइट पे, कि जहाँ पर हमारा जो वेस्ट बन रहा है इंडस्ट्री से, उसको वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाए, वहीं पर उसकी रिसाइकलिंग कर दिया जाए। ठीक है, जो हमारे वेस्ट स्ट्रीम रिसोर्सेज को यूज़ करके। फिर कहता है मार्केटिंग, हम कहता है जो हमारे स्ट्रीम रिसोर्सेज हैं उनको ऑफ साइट भी रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं बाय मिक्सिंग विद अदर वेस्ट। दो तरह के वेस्ट को आपस में मिक्स करके एक नया वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सके। अब कहता है हमने देखा जो जब इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं तो फॉरेस्ट भी काटे जा रहे हैं, प्लांट्स भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री जो है वो ग्रो करने चाहिए, फॉरेस्ट जो है वो नए फॉरेस्ट जो है वो बनाने चाहिए, ताकि क्या हो, वहाँ पर अगर ट्रीज होंगे तो वो एक तो हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, दूसरा हमारे इन्वायरमेंट को भी प्योर करेंगे, क्योंकि जहाँ प्लांट होंगे वहाँ ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन जब होएगी तो एयर जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगी। तो बफरिंग का काम करते हैं हमारे प्लांट्स। अब कहता है लॉ और इन्फोर्समेंट, कहता है जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उनको भी वर्क करना है, उनको अपने जो रेगुलेशन है उनको करेक्ट करना है, ताकि जो डैमेज है वो कम हो सके, चाहे इन्वायरमेंट का चाहे ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, मोर स्ट्रिक्टेंट रूल जो है वो लेने चाहिए अगेंस्ट द कंपनी हु डज नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल, और मोर सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड। और देखिए, अगर कोई कंपनी सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, प्लान्ड वे से काम करती है, जहाँ की प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को रिवार्ड भी देना चाहिए। और इस तरह की जो पॉलिसी है क्रिएट करनी चाहिए, जिसके कारण हम लैंड का मिसयूज होना रोक सकें। रेगुलर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि हर एक इंडस्ट्रीज़ को अपना जो है रेगुलर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट असेसमेंट करवाना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट जो है इवेल्यूएट होनी चाहिए। अगर वो हार्मफुल इफेक्ट डिस्कवर करते हैं तो उसको रिव्यू करें और नेसेसरी एक्शन लें, ताकि वो उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर सकें, और शुड बी डेवलप्ड एंड एनफोर्स्ड। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमने अपनी पीपीटी में इनकी हेल्प ली है। आई विल लाइक टू कन्वे माय थैंक्स टू ऑल दिस who helped me to prepare this PPT.